आज के शो में हम चर्चा करेंगे मुंबई और उसके नागरिकों के लिए वहां की सुविधाओं की। लेकिन उससे पहले इन्हीं सुविधाओं में से एक स्काई वॉक पर एक नजर। बड़े जोर शोर के साथ शुरू की गई इस योजना को जानकार असफल मानते हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पैदल चलने वाले लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए इन स्काई वॉक्स को आखिर मुंबईकर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, ये जानने की कोशिश की आशीष भाटिया ने। मुंबई में खास तौर से उस समय जब लोग घरों से दफ्तर या वापस घर जा रहे होते हैं तो शहर की सड़कें हों या लोकल ट्रेनें, सबका बुरा हाल होता है। शहर को बेहतर बनाने की मुहिम चलाने वाले कहते हैं कि मुंबईकरों ने खस्ताहाल शहर के साथ जीना सीख लिया है। लेकिन सवाल सरकार के उन बड़े बड़े दावों की तरफ खिंचता है कि स्टेशन एरिया ट्रैफिक इंप्रूवमेंट स्कीम या सैटिस जैसे प्रोजेक्ट्स लाने के बाद हालात सुधर जाएंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं बदला। गवर्नमेंट को आम यात्रियों को सुविधा के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता था। जो स्टेशन एरिया ट्रैफिक इंप्रूवमेंट की स्कीम बनाई थी, जिसकी फंडिंग वर्ल्ड बैंक करने वाली थी, उस वक्त उस स्कीम की पूरी लागत 72 करोड़ रुपए थी। और उस वक्त डॉलर के भाव बढ़ने का कारण बताकर MMRDA ने उस स्कीम को स्क्रैप किया और उसके बाद इस स्काईवॉक की स्कीम को लाया गया है। सैटिस के तहत मुंबई स्काई वॉक प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था। उपनगरीय रेलवे स्टेशनों और दूसरे कमर्शियल इलाकों को दूसरे ठिकानों से जोड़ना मकसद था। स्वर्गीय विलासराव देशमुख जब मुख्यमंत्री थे तो बड़ी धूमधाम के साथ पहला स्काई वॉक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। दावा था कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बस स्टेशन, टैक्सी स्टैंड्स, बाजारों तक इनसे आसानी से पहुंचा जा सकेगा, लेकिन सारी उम्मीदें हवा हो गई। 5 साल बाद उसी स्काई वॉक के साथ बने इन इंस्टॉलेशंस की चमक फीकी पड़ गई है। शहर के प्लानर्स कहते हैं कि उन्हें मालूम था स्काई वॉक प्रोजेक्ट का यही अंजाम होना है। MMRDA ने कई सालों से ये प्रोजेक्ट चलाया है और इसके जो सक्सेस है वो अभी तक काफ़ी हद तक डिबेटेड है। मेरा मानना ये है कि MMRDA ने एक ऊपर से सोचने का तरीका इसमें लगाया, जिसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं, जो कि इंजीनियरिंग से ज़्यादा है, जिसका लेना देना इंजीनियरिंग से ज़्यादा है, पर डिज़ाइन और लोगों की ज़रूरतों से कम है। अब देखिए, हमने यहाँ कई सौ करोड़ रुपया खर्च कर दिया पिछले कुछ सालों में ये सब स्काई वॉक बनाने के लिए, ये जानते हुए भी कि उस स्काई वॉक्स पे लोगों की जो ज़रूरत है, जितने फुटफॉल होने चाहिए, जितने लोग उस पर चलने चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तब भी हम बनाते जा रहे हैं। अभी भी 50 करोड़ खर्च करने वाले, फिर 30 करोड़ खर्च करने वाले, हम तो रुक नहीं रहे हैं। स्काई वॉक से उम्मीद थी कि नीचे की सड़कों का भार कम करेगा, लेकिन हमने जब जाकर वहां देखा तो पाया कि वहां पर ज्यादा लोग ही नहीं थे, और जो आए भी थे उनके लिए स्काई वॉक शहर में खुली जगहों की कमी पूरा करने के काम आ रहा था। बांद्रा स्टेशन के बाहर इतनी भीड़ होती है, उससे अच्छा है चल कर जाएं, एक्सरसाइज भी हो जाएगी। बेस्ट वे ऑफ एक्सरसाइज। जहाँ पर अगर लाइटिंग रात को बराबर नहीं है और अगर पब्लिक का आना जाना कम है तो यहाँ पर 1-2 पुलिस कांस्टेबल होना चाहिए टू क्रिएट कॉन्फिडेंस इन पब्लिक, सो दे शुड यूज दिस। MMRDA ने शुरुआत में 600 करोड़ रुपए की लागत से 20 रेलवे स्टेशनों पर स्काई वॉक्स बनाने को मंजूरी दी थी। भले ही हर तरफ से इसकी आलोचना हो रही है, लेकिन MMRDA, जिसने 36 में से 28 स्काई वॉक्स बनाए हैं, अपने सालाना बजट में इसके लिए पैसे रखता आ रहा है। MMRDA इन इंस्टॉलेशन से पैसे कमा रहा होगा, लेकिन इस पर चौतरफा सवाल उठ रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद फिर एक बार उस पर करोड़ों रुपया खर्चा करके कहीं ना कहीं तो पब्लिक का जो मनी है, जो पब्लिक टैक्स का मनी है, उसे वेस्टेज करने में जुटी हुई है। मुंबईकर ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, उन्हें बस इतना चाहिए कि अपनी भारी करों के बदले में शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी हो। ज़रूरत है सरकार और उनकी एजेंसियां ऐसी सुविधाएं दें जिनकी फिलहाल शहर में बहुत कमी है। मुंबई से कैमरा पर्सन दीपक के साथ आशीष भाटिया, NDTV के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 148 में से 85वां स्थान मिला था, और इसके 2 सबसे बड़े शहर दिल्ली और मुंबई UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे एशियाई देशों की राजधानियों जैसे बीजिंग और बैंकॉक के आसपास भी नहीं है। मुंबई जैसे शहर में जहां पैसे और कामगारों की कोई कमी नहीं है, आखिर क्या वजह है कि वहां की सरकार और एजेंसियां बार बार प्लानिंग के लेवल पर या फिर प्लान को क्रियान्वित करने में कोई ना कोई चूक कर ही बैठती हैं? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर बदामी, जो कि इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टेशन, ट्रकिंग और रेल रोड प्रोफेशनल हैं, और साथ ही है नितिन किलावाला, जो कि प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट हैं और डायरेक्टर हैं ग्रुप 7 आर्किटेक्ट्स एंड प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड के। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले तो सुधीर जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कि क्या वजह है, अगर सिर्फ स्काईवॉक से ही शुरुआत करते हैं तो क्या वजह है कि एक प्लानिंग जो की गई, वर्ल्ड बैंक की फंडिंग की बात कही गई और उसके बाद इतनी कोशिशें की गई, तो क्यों
इस तरह का जो खाका तैयार किया जाता है जो दूसरे देशों में काम कर जाता है, हमारे यहाँ फेल हो गया? पहली बात यह है कि जो स्काई वॉक किया है वो रेलवे स्टेशन से लोगों को कहीं दूसरी जगह ले जाने के लिए, जहाँ पर बसों की सुविधा हो करके, लेकिन स्टेशनों में 2 या 3 FOBs होते हैं, फुट ओवर ब्रिजेस होते हैं। यदि हम केवल एक फुट ओवर ब्रिज का वहाँ कनेक्ट करते हैं तो शायद 1/3 लोग ही उसका उपयोग कर सकेंगे, ऐसी सुविधा आती है। और उसमें भी जो स्टेशंस रोड के पास होते हैं वहाँ के तो लोग आएंगे ही नहीं, तो उससे भी 1/3 से शायद 1/4 लोग को ये सुविधा मिलती है। तो ये लोग इसका इस्तेमाल करने की योग्य नहीं हो जाता है। यदि सभी FOBs का कनेक्शन हो जाए तो शायद उसका कुछ उपयोग हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो आपको लगता है कि डिजाइन में कोई प्रॉब्लम थी? हाँ, वही तो डिज़ाइन की बात है। हमें सब 3 या 4 FOBs का कनेक्शन कर दें एक, शायद अभी हम देखें मेट्रो में कॉन्कोर्स लेवल होता है तो वहीं से हम प्लेटफॉर्म लेवल जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी ऐसी सुविधा आ जाए तो अच्छा होता है। लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सोचा रहेगा इतना पैसा क्यों खर्चा करें, तो एक ज़रा कमी सुविधा कम देते हैं और देने के कारण उसका उपयोग भी कम करने वाले आ जाते हैं। तो सुविधा बराबर होनी चाहिए, जितने लोग हैं सभी को सुविधा चाहिए। और एक और चीज़ की गई थी, पहले प्लान किया था कि 7 मीटर की चौड़ाई रखी थी और 7 मीटर की चौड़ाई में 3 मीटर एक वेंडर्स के लिए रखा गया था। लेकिन शायद पब्लिक ने कंप्लेंट की है और हाई कोर्ट में जाकर, शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन उस समय ऐसा कहा जाता था कि ये 4 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर केवल पादचारियों के लिए सुविधा होनी चाहिए, न कि वेंडर्स के लिए। अभी वेंडर्स जहाँ होते ही वहीं तो पादचारी जाएंगे और ख़रीदेंगे, तो वो लोग सब नीचे ही जाते हैं वेंडर्स के पास, वो ऊपर चढ़ते ही नहीं हैं। तो ऐसे और सुविधा हुई है, इसलिए प्लानिंग बराबर होना चाहिए। जी नितिन जी, थाने में जो बना उस स्काई वॉक में फिर भी कहा जा रहा है कि थोड़ी सक्सेस देखी गई है। आप क्या मानते हैं कि थाने का जो मॉडल था वो ठीक है, वो जो पूरा सैटिस सिस्टम वहाँ का बनाया गया है वो ठीक है, या वहाँ पे भी कोई कमियाँ रह गई? जो स्काई वॉक के प्लानिंग की हुई है उसमें कोई स्टडी तो आई डोंट थिंक उन्होंने कहाँ भी किया है। जहाँ जहाँ भी स्काई वॉक हुआ है वो सब कंजेस्टेड रोड्स है, ऑलरेडी कंजेस्टेड रोड्स है काफ़ी। जैसे सुधीर बदाम जी ने भी बताया कि वहाँ मार्केट्स है, वेंडर्स रहते हैं, और आप ऑल ऑफ सडन बीच में एक स्काई वॉक कंस्ट्रक्ट करो तो जो रोड्स जो कुछ भी अच्छे थे या बुरे थे, जो भी विड्थ थी, वो आपने एंक्रोच कर डाली। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, ये जो स्काई वॉक बनाई हुई है इट इज़ कवर्ड फ्रॉम विथ एक्रिलिक शीट और पॉलीकार्बोनेट शीट, तो उससे ज़्यादा खर्च होता है, उसके ऊपर ज़्यादा लोड आ रहा है। एंड जो बॉम्बे की वेदर है, काफ़ी डे टाइम में सनलाइट होती है, तो जो सुविधा जो होनी चाहिए चलने के लिए उससे ऑपोजिट हो रहा है कि इवन वेदर वाइज इट डजंट हेल्प। दूसरी चीज़, इन्होंने 720 करोड़ रुपया खर्चा किया। तो कोई भी प्रोजेक्ट होते हैं, एज एन आर्किटेक्ट एक प्रोजेक्ट लेते हैं तो हम एक मॉकअप बनाते हैं, उसकी स्टडी करते हैं और क्या खामियां रहती है उसको हम बाद में इम्प्रोवाइज करते हैं। यहाँ इंस्टेड ऑफ नोइंग कि ये एकदम फेलियर है, एक्चुअली इट्स अ कंस्पायरेसी। आप देखेंगे डिज़ाइन वाइज इट्स एब्सोल्युटली ज़ीरो, पुअर वर्कमैनशिप है, और जो इन द नेम ऑफ पेडिस्ट्रियनाइजेशन एक्चुअली वो पेडिस्ट्रियन कोई ज़्यादा असुविधा होती है विद दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। और आपके जो विजुअल्स दिखा रहे हैं, इट्स अ शेमफुल थिंग कि आज की तारीख में वी हैव मुंबई में अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और जस्ट उससे फ्यू 100 किलोमीटर्स बाहर आप स्काई वॉक की हालत देखिए। तो ये तो जस्ट थोड़े बहुत ब्यूरोक्रेट्स, थोड़े बहुत ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, वो मिलजुल करके पब्लिक के पैसा दे आर वेस्टिंग द मनी। जी सुधीर जी, जाहिर तौर पर अगर जैसा कि
कहा जा रहा है, नितिन जी कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी है, ढंग से बनाते नहीं है, तो क्या वजह है? क्या डिजाइनर्स नहीं मिल पाते हैं या इच्छा शक्ति ही नहीं है कि सही तरीके से उसको बनाया जाए? क्योंकि पैसा तो खर्च करना ही है, अगर उसको ढंग से करेंगे तो लोगों की सुविधा होगी तो इस्तेमाल भी होगा। नहीं, इसमें क्या है, पॉलिटिकल विल चाहिए। अब जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी देखे, MMRDA हो, BMC हो, सिडको हो, म्हाडा हो, उन लोग कितने आर्किटेक्ट्स अपॉइंट करते हैं, कितने कंसल्टेंट्स अपॉइंट करते हैं। दे मे बी हैविंग गुड कॉन्ट्रैक्टर्स परहैप्स और गुड प्रोजेक्ट मैनेजर्स, लेकिन जहाँ तक डिज़ाइन का सवाल है और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ स्पेस का सवाल है, वो एब्सोल्युटली वो ज़ीरो है, कुछ है ही नहीं, कोई वो विजन ही नहीं है। तो आई थिंक ये तो एनी पब्लिक बिल्डिंग, आज आप कहाँ भी जाओ, सिंगापुर में अभी मैं रिसेंटली गया था, तो वहाँ पे ऐसा एक स्काई वॉक था, तो दैट स्काई वॉक बिकम्स एक्चुअली साइट सीइंग स्पॉट। और यहाँ तो एक्चुअली मिस कोई रेफरेंस का कोई देयर इज नो पॉइंट ओनली, क्या क्या इतना गंदी तरह से बना रहे, कोई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी नहीं है, मटेरियल। यहाँ मैं बोलना चाहता हूँ, पहली चीज़ है मैं सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरा आर्किटेक्ट्स के साथ संबंध बढ़ा हुआ है, प्रोफेशनली नहीं ज़्यादा, लेकिन संबंध है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो आर्किटेक्ट्स इमेजिनेशन करके करते हैं। मेरे हिसाब से ये सब जो बनाए हैं डिज़ाइन, सब मुझे लगता है किसी सिविल इंजीनियर ने बनाए हैं, क्योंकि वो केवल स्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए वैसे ही देखते हैं, न कि उसकी क्या सुविधा हो और एस्थेटिक्स हो। लेकिन ये भी नहीं सोचते कि होना बहुत जरूरी है। यहाँ मैं ये जानना चाहूंगी, लेकिन क्या ये भी नहीं सोचते कि इस ब्रिज के नीचे से फायर ब्रिगेड की गाड़ी निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी, हाइट कितना होना चाहिए, ये सब तो इंजीनियर सोचते हैं, नहीं सोचते क्या? नहीं, ये तो मेरे हिसाब से सोचा गया है, क्योंकि ये सब ड्राइंग्स आखिर में फायर ब्रिगेड को जाती है और उनके अप्रूवल के साथ निकलती है, लेकिन वहाँ पर भी शायद कॉन्स्पिरेसी हो, हाँ, तो प्रॉब्लम निकलता है। फिर आग लगने के बाद, प्रॉब्लम होने के बाद कौन किसको चेतावनी देगा, वार्न करेगा या अरेस्ट करेगा, वो सब बात अलग है, लेकिन फेट कंप्लीट होने के बाद ऐसा होता है। अभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में भी ऐसे होते हैं, दिल्ली में भी होते हैं, मुंबई में होते हैं, कई जगह होते हैं। हम तो रूल्स फ्लाउट करना जानते हैं, लेकिन हम रूल के मुताबिक जाना नहीं चाहते हैं। जी जी, थाने के स्टेशन में फिलहाल जो सैटिस का ब्रिज बना हुआ है, उसके नीचे से गाड़ी नहीं जा सकती स्टेशन तक, ये हमारी रिसर्च में सामने आया। खैर, इस पर जाहिर तौर पर अब सरकार गौर करेगी और आगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ध्यान रखेगी, लेकिन अगर सिर्फ स्काई वॉक्स और सैटिस की ही बात ना करें, मुंबई की जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात करें, तो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मुंबई पीछे ही रह जाता है। नितिन जी, आप क्या मानते हैं कि मुंबई और अगर दिल्ली को उसके साथ उसके मुकाबले में खड़ा करें तो मुंबई कितना पिछड़ा नजर आता है? मुंबई सबसे पीछे है, आप कोई भी सिटी ले लीजिए। लास्ट ईयर BMC के पास 6100 करोड़ का बजट था इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। फॉर लास्ट 5 years दे हैव बीन स्पेंडिंग 1000 करोड़ से ज़्यादा उन लोग खर्च नहीं कर पाते। मीन्स यहाँ पैसा है, रिसोर्सेज है, प्रोजेक्ट्स है, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है, काम करना नहीं है। ये जितने भी टेन्योर्स होते हैं MMRDA के ऑफिसर्स के या BMC के, उनके 2 या 3 साल के होते हैं, और बाद में दे आर इंटरेस्टेड इन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स, नॉट इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जी, ये ऐसा शहर है जो 40,000 करोड़ रुपए स्टेट को, सेंटर को अपनी तरफ से देता है, इकोनॉमी इतनी बड़ी है, तो सुधीर जी, क्या अब वक्त आ गया है कि मुंबई कर जो है वो अब मांग करे इसकी? क्योंकि मुंबई कर भी हमने ज़्यादा देखा नहीं कि ज़्यादा एक्टिविज्म दिखाएं या इसकी मांग करें। अगर पानी भर रहा है तो पैंट ऊपर करके चली जाते हैं सब। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो रखी है कि शायद अब वक्त आ गया है कि लोग अब मांग करें। आपने 40,000 करोड़ की बात की, मैं यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे कंपनियाँ हैं, स्पेशली ऑयल कंपनी हैं, जहाँ पर रेवेन्यू बहुत मिलता है क्योंकि वो हेड ऑफिस है, लेकिन प्रोडक्शन कहाँ होता है वो हमें ध्यान रखना है। अभी जामनगर में बड़ा ये है, क्या बोलते हैं, रिफाइनरी है। बड़ौदा में इंडियन ऑयल का बड़ा रिफाइनरी है। वहाँ पर सब पैसे वहाँ आते हैं, प्रोडक्शन वहाँ होता है, लेकिन पैसे का हिसाब मुंबई में होता है। और ये हिसाब मुंबई में आने के कारण हमें लगता है कि मुंबई यहाँ से 40,000 कोटी दिल्ली को देती है करके, लेकिन ये सच नहीं है। ये हमें ध्यान में रखना है। ये कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा,
लेकिन ये ध्यान में रखना है और हमारे लिमिट्स क्या है वो भी ध्यान रखना है। बात इतनी है कि जो कुछ है वो बराबर इस्तेमाल करना है, कम खर्चे में जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लगानी है वो लगा सकते हैं, वहाँ पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। हम लेना चाहते हैं जहाँ से पैसा ज़्यादा आए, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लगाएं। अभी सी लिंक लगाया है और वे सोच रहे हैं कोस्टल रोड लगाने का। ये किसके लिए? केवल मुंबई में केवल 3% लोग पर्सनल गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें से ही शायद 1/3 या 1/4 लोग शायद सी लिंक लें या उससे कम हो। लेकिन उनके लिए ये तो खर्चा करने वाली बात है, 20,000 कोटी का खर्चा करना सोच रहे हैं। लेकिन वे नहीं सोच रहे हैं कि 70 लाख लोग रेलवे में जाते हैं और किस अवस्था में जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हम केवल बात करते हैं पर खर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे केवल बोलते हैं कि मेट्रो लगा देंगे, हम दे रहे हैं ना मेट्रो। मेरे हिसाब से मेट्रो लाने के लिए 70 साल लगेंगे और जो कैपेसिटी उसके बाद आएगी वो केवल 72,000 लोगों को ले जाने की क्षमता होगी प्रति घंटे, और आज जो ज़रूरी है वो 1,80,000। तो ये तो जोक ही हो गया। और मुंबईकर ऐसे ही बैठे हैं, जैसे आपने कहा पानी आ गया तो फिर हम केवल पैंट ऊपर करके चलते हैं, उसके बजाय रास्ते पर उतर कर सब बंद कर दें और सरकार को बताएं जब तक हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट बराबर नहीं लाते हैं हम रास्ता रोक देते हैं। ऐसा करना है चाहिए, नहीं तो सुनने वाले नहीं हैं ये लोग, पॉलिटिशियन सुनते नहीं हैं। ये पब्लिक को एक्चुअली एक्टिविज्म से आकर रास्ता रोकना ही है। जी नितिन जी, जो कुछ करना है शांति से करना है, वो ध्यान में रखना है। जी बिल्कुल। नितिन जी, आपने जो बात कही, माफ कीजिएगा, सुधीर जी ने यहाँ पे बात करी मेट्रो की, तो पिछले 1 साल में मेट्रो, मोनोरेल, इसका आना हुआ मुंबई में और काफ़ी मुंबई वाले जो थे उसको लेकर खुश थे। लेकिन एक टोकनिज्म सा लगता है जब आप उसे देखते हैं। मोनोरेल, इतनी सी मोनोरेल है, इतने सारे लोग हैं, चलती है, कितने लोग उसमें जा पाते हैं, शायद इस पर स्टडीज़ होती रहेंगी। लेकिन आप क्या मानते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसा कि मुद्दा सुधीर जी ने उठाया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर मुंबई पूरी तरह से फेल है या अभी कोशिश कर रही है? कोशिश सी, ये जो जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, मिस गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी पता है कि इसमें किसको क्या फ़ायदा होने वाला है। दे वेरी वेल नो कि ये सब प्रोजेक्ट्स हाई कैपिटल इंटेंसिव है, और जब तक ऐसे लार्ज प्रोजेक्ट्स आप इंटीग्रेटेड ना कर पाओ, मोनो रेल टू मेट्रो रेल, मेट्रो रेल टू सबर्बन रेल टू द बस रूट्स, ये जब तक आप इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं रखोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जो लाइन 1 मेट्रो 1 जो चालू हुई है, 11 किलोमीटर, आई थिंक वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट मेट्रो, और जो उन्होंने खर्चा किया है विच इज़ एज गुड एज अंडरग्राउंड मेट्रो। तो ये एक्चुअली एज आई सेड, ये तो सब प्लान कंस्पायरेसी ही है और कुछ है ही नहीं, क्योंकि इतने तो बेवकूफ़ लोग नहीं होंगे अपने गवर्नमेंट में या अथॉरिटी में कि उनको इतना भी पता नहीं चलता है कि जो प्रोजेक्ट इतना करोड़ों रुपया हम लोग खर्च कर रहे हैं जिसका कोई रिस्पांस नहीं है। और अब आप कोई भी प्रोजेक्ट ले लीजिए जिसमें आम आदमी का सवाल आता है, वेदर इट इज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट मेंट फॉर पब्लिक। आप स्लम हाउसिंग देख लीजिए, इट इज़ नॉट मेंट फॉर स्लम हाउसिंग, इट इज़ फॉर प्राइवेट डेवलपर्स। आप यू टेक एनी प्रोजेक्ट, इट इज़ एब्सोल्युटली एंटी आम आदमी। जी साथ ही एक पॉइंट जो बार बार सामने आता है, वो जैसा कि हम रिसर्च में देख रहे थे, 17 एजेंसियां काम कर रही हैं अलग अलग लेवल पर। तो सुधीर जी, आपको लगता है कि क्योंकि दिल्ली में हमने देखा कि सारी अलग अलग एजेंसियों को एक साथ काम करने के लिए अब एक नोडल एजेंसी बनाई गई है, लेकिन क्या इस तरह का कुछ मुंबई में भी है या ये 17 एजेंसियां इंडिपेंडेंट तरीके से अलग अलग रास्तों पे अलग अलग वक्त पे चलती रहती हैं? 2008 में मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्या बोलते हैं, उमटा करके बनाया गया था, और जहाँ पर सब एजेंसी एक हेड के नीचे आई हैं, वहाँ डिस्कस होंगे प्रॉब्लम्स और वो सॉर्ट करने के बाद अलग अलग एजेंसियाँ अपनी तरफ से जाएंगी। लेकिन ये हर समय मिलते रहेंगे, मीटिंग्स होते रहेंगी। लेकिन उस कमेटी का मैं एक सदस्य भी था, लेकिन उसके केवल 2 मीटिंग हुए, उसके बाद नामो निशान नहीं है, क्योंकि वो MMRDA के अंदर
उनको दिया गया था रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एमएमआरडीए का अलग ही इंटरेस्ट है, क्योंकि एमएमआरडीए का जो फंक्शन था केवल प्लान करने का और एग्जीक्यूशन नहीं था, वे खुद अभी ये देने लगे, कॉन्ट्रैक्ट देने लगे, और उसका मतलब है कई लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है। तो प्लानिंग बॉडी प्लानिंग ही होनी चाहिए और सरकार उस प्लानिंग बॉडी का आदर करना चाहिए, लेकिन वो करते नहीं थे, इसीलिए प्रॉब्लम हुआ है। एमएमआरडीए ने जब कभी वो शुरू किया है कॉन्ट्रैक्ट देने का, तब से मेट्रो जाने दीजिए, मेट्रो तो उन्होंने लिया है, उन्होंने ऑफिशियली भी कहा है कि बिग टिकट प्रोजेक्ट ही लेंगे, बीआरटीएस जैसे प्रोजेक्ट का विचार भी नहीं करेंगे। वे किया गया था लेकिन वो वहीं पर रुक गया था, 2009 तक रहा, उसके बाद आगे बढ़ा ही नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से बीआरटीएस के सिवाय दूसरा पर्याय बहुत कम है मुंबई में, जी जल्दी से जल्दी वो लाने के लिए। जी नितिन जी, यहाँ मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी कि अगर बीजिंग, बैंकॉक जो कि बहुत ज़्यादा आबादी वाली और डेंसिटी वाली, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे डेंसिटी कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पे भी बहुत है, अगर वो करके दिखा सकती हैं जो हम करना चाहते हैं, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती हैं, तो क्या मुंबई में भी ये मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल मुमकिन है अगर इंटेंशन सही ढंग का हो तो। और ये आपने फार ईस्ट की बात की या इवन मिडिल ईस्ट में काम कौन करता है? अपने इंडियंस ही वहाँ जाके काम करते हैं। तो ये तो एक अगर पॉजिटिव अप्रोच रहेगा तो सब कुछ हो सकता है। जहाँ तक ये स्काईवॉक की बात हुई, स्काईवॉक क्यों बनाया गया कि पेडेस्ट्रियन को सुविधा हो, तो एकदम सिंपल सॉल्यूशन उसका ये भी हो सकता है, जितने भी रोड जहाँ भी फ्लाईओवर बने हैं, आई मीन स्काईवॉक बने हुए हैं, वो सब स्टेशन, सबअर्बन स्टेशन को अप्रोच होते हैं। तो अगर आप इवन पीक आवर्स में उसको पेडेस्ट्रियन जोन बना दो, उससे भी काफ़ी सुविधा हो सकती है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन जोन्स आर एंकरेज, तो ये सब बड़े बड़े स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल, आप दोनों स्टूडियो में आए और इस चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए शुक्रिया आपका। तो इस पूरी चर्चा में जो हमें समझ में आया वो तो यही है कि मुंबई में स्कोप बहुत है, बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन जो सामने आ रहा है वो ये है कि इच्छा शक्ति सरकार में कम है। पैसा खर्च करते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं करते हैं, और जो लोगों की सुविधा के लिए बनाया जाता है आखिरकार वो उन्हीं के लिए जी का जंजाल बन जाता है।